नर्मदे प्रथम प्रथम मैं गुरु वंदना करूं, फिर मैं मनाऊं गणेश। सिमरू माता शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। मेरी आन रखना, मेरी शान रखना, मेरी आन रखना, मेरी शान रखना। नर्मदे। बहुत बढ़िया। सॉरी, मैं भूल गई थी। नियंता साकल्य जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही बढ़िया शानदार प्रस्तुति दी। अब मैं स्वागत भाषण के लिए आदरणीय, हमारी परम आदरणीय सरिता पारे दीदी जी से अनुरोध करूंगी कि वे स्वागत भाषण दें। मैं हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अध्यक्षता श्रीमती देवेंद्री शर्मा, दीपा शर्मा जी, जिन्हें शायद सभी लोग ही जानते हैं, पर उनके लिए मैं आज कुछ बताना चाहूंगी, कुछ जानकारी देना चाहूंगी। हालांकि जानकारी तो इतनी बड़ी है कि शायद एक दिन पूरा कम पड़ जाए, परंतु कुछ तो उनके बारे में, मुझे पद या अभियान के बारे में पता है, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ। श्रीमती देवेंद्री शर्मा जी 14 साल से समाज सेवा कर रही हैं एवं विप्र एकता फाउंडेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर हैं, तथा हमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की ओर से सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट से सम्मानित किया गया है और हमारे समाज की ओर से उन्हें समाज में रत्न पुरस्कार, नारकीय गौरव अवार्ड जैसे बड़े सम्मान मिल चुके हैं। एवं दीदी के अभियान जो सबसे अभी तक चलते आ रहे हैं, उनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण एवं स्वच्छ भारत अभियान मुख्य हैं, तथा दीदी मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी में और इनके द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। इसमें दीपा शर्मा जी द्वारा 5 कन्यादान किए जा चुके हैं गरीब लड़कियों के, और एनजीओ से जुड़कर ये काफी अच्छा कार्य कर रही हैं मुंबई में रहकर। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। तो बस मैं इतना ही बताना चाह रही थी दीदी के बारे में। वो आवाज कट रही है, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। अभी आ रही है? हाँ, कुछ कुछ वर्ड कट रहे हैं। हाँ, अभी आ रही है दीदी? हाँ जी। अब मैं हमारी मुख्य वक्ता श्रीमती सरिता अजय जी साकल्य को आमंत्रित करती हूँ, पर सर्वप्रथम मैं उनके बारे में भी कुछ बताना चाहूंगी। थोड़ा विस्तृत है पर काफी अच्छा है, आप लोग को भी पता चलेगा कि दीदी का बहुत ही बढ़िया कार्य जो इंदौर क्षेत्र में चल रहा है और जो कि समाज के लिए भी बहुत ही गर्व की बात है। दीदी इंदौर क्षेत्र क्रमांक 2 की महिला उपाध्यक्ष हैं एवं अखिल भारतीय नारमदीय महासभा में कोषाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं, तथा दीदी के द्वारा 7 वैवाहिक ग्रुप
जो मतलब कोरोना काल में इन्होंने 7 वैवाहिक ग्रुप बनाए हैं, जिसमें 400 से ज़्यादा रिश्ते जुड़े हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और दीदी के द्वारा हर साल बहुत ही बढ़िया गणेश जी की प्रतिमा का वितरण किया जाता है, जो निःशुल्क किया जाता है और अभी वो ऑनलाइन भी गणेश जी की प्रतिमा बनाना सिखा रही हैं। ये तो और भी बहुत अच्छी बात है। और दीदी का सबसे रुचिकर विषय है साहित्य, ये कवियत्री भी हैं। तो दीदी के तो मैं यही कहूँगी कि दीदी अपनी कविता के साथ हमारी इस आज के विषय की शुरुआत करें। जी, नर्मदे हर। आमंत्रित करूंगी आदरणीय श्रीमती सरिता अजय जी साकल्ले को। जी, नर्मदे हर। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बोलती हैं आप, और इतनी कोई मेरे में विशेषता नहीं है जो आपने बहुत गाया है, लेकिन फिर भी आपका हृदय से आभार। और मैं आदरणीय महासभा, महिला महासभा अध्यक्ष आदरणीय सरिता जी पारे के आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे ये मंच दिया है और आप सब लोगों की, आप गुणी और आप बुद्धिजीवी लोगों के बीच दो शब्द या अपनी बात कहने का अवसर दिया है। और मैं अपने महासभा के संरक्षक आदरणीय सभी सम्मानीय महिला सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ, जो अपना बहुमूल्य समय दे रही हैं। उसके बाद में सलाहकार समिति महिला, उसके बाद में महामंत्री जी, जो उनकी भी बहुत आभारी हूँ, जो वो समय पे पूरा मार्गदर्शन करती हैं। और हमारे मंत्री जी, और अभी जो हमारे बीच हाजिर हैं आदरणीय दीपा दीदी बॉम्बे से, मैं आपकी भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप अपना बहुत कीमती समय देती हैं, हमेशा देती हैं। उसके बाद में उपाध्यक्ष गण और जितने भी सम्मानीय सदस्य हैं महासभा महिला, उनके सब लोगों की मैं बहुत आभारी हूँ। और आदरणीय दीदी का एक बार फिर आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है। अब मुझे आपने कहा है तो मैं अपनी बात, कविता बोलने वाली बात है तो वो महिलाओं के बारे में मैं क्या प्रियंका जी आखिरी में बोल सकती हूँ? क्योंकि अभी बहुत से लोगों के कुछ ऐसे क्वेश्चन या ऐसे होंगे, तो अपन शुरुआत इससे करते हैं। और समय रहा तो मैं जरूर कविता पाठ भी सुना दूंगी, क्योंकि मैंने अभी वो सब रखा नहीं है। मैंने जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया है तो मैं वही लेकर खड़ी हुई हूँ। जी, तो फिर भी अगर आप कहें तो दो शब्द, दो चार लाइन तो मुझे हर उसकी याद रहती है, तो 4 लाइन सुनाना चाहूंगी। राजा रंग सभी फल ढोते, कोई फकीर कोई साधु होते, कर्म के गठरी बान, पाप पुण्य काले खाले, जन्म लेता इंसान, जो बोया जो काटे, फल सभी को बांटे। और बहुत सारे, बहुत बड़ी लिखी हुई है लेकिन इनको इतना ही याद है अभी। और प्राणी मुक्ति ले ले, मतलब बहुत अच्छी है ये। मतलब ये चीजें मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो साहित्य में रुचि है कि मेरे को जमीन से जुड़ी बातें बोलना अच्छा लगता है, और जिससे व्यक्ति को कुछ सीखने को मिले, मतलब मॉरल। मैं अधिकतर उस टाइप से कहानियां भी लिखती हूँ, कविता भी। मुझे हर कुछ न कुछ संदेश देते हुए रहती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं इंदौर से श्रीमती सरिता अजय जी साकल्ले। मैं नगर पालिका निगम में पेंशन विभाग में हूँ, ऑनलाइन पेंशन विभाग में। तो हम शुरुआत यहाँ से करते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग जो नामनीति ब्राह्मण समाज से लोग, ऐसा लगता है कि हम लोग जनरल में हैं, तो क्या मालूम हमने सरकारी कोई सुविधा मिलना है या नहीं मिलना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें भी वो सारे अधिकार हैं। बस हम थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं किसी विषयों में कि नहीं ये तो उन लोगों के लिए होगा, क्योंकि हम दिमाग से इतना तैयार हो चुके हैं कि आरक्षण चल रहा है, ब्राह्मणों को कुछ मिलता ही नहीं, तो हम इससे पहले ही दूर हो जाते हैं। यानी जब हम दिमाग से दूर हो जाते हैं तो हम प्रयत्न नहीं कर पाते हैं। तो जब प्रयत्न करेंगे तो किसी भी उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो सबसे पहले तो शुरुआत तो मैं आरक्षण से करूंगी कि हम नारमती ब्राह्मण या अदर जनरल कास्ट के लोगों को भी 10% आरक्षण मिलता है। वह कैसे मिलता है? वह ऐसे मिलता है कि आप चाहे गांव में रहें चाहे शहर में रहें, कब्जे में रहें, तो गांव शहर में रहेंगे तो नगर पालिका निगम या जोन कार्यालय, अगर आप गांव में रहते हैं तो जनपद पंचायत कार्यालय में जाकर आपको अपने जोनल अधिकारी या पंचायत के सरपंच से जाके मिलना है और एक लेटर देना है कि हम इसी समाज से हैं, और अपने परिवार की समग्र आईडी और सबके आधार कार्ड की फोटोकॉपी उसमें लगाना है। जब वो जोनल अधिकारी या ग्राम पंचायत सरपंच की उसमें सील लग जाएगी तो वह कागज कलेक्टर ऑफिस जाएगा। आपको खुद को लेके जाना है, किसी को अपने को कहीं डाक वाक का नहीं करना है।
वो कागज आपका जाएगा, आप वहां सील लगाइए, वह कागज आपका सील लगा हुआ पक्का हो गया, यानी वो कागज आप जहां भी लेके जाओगे तो 10% आरक्षण आपको उस कागज पर मिलेगा। यानी 10% मिल रहा है तो हमको बहुत कुछ है, एक हम 10% तो हम उसमें आ ही गए, बाकी हम लोग मेहनती तो हैं ही। दूसरी बात यहाँ से शुरू करेंगे कि पेंशन योजना कि नगर पालिका निगम में इतनी सारी योजनाएं रहती है कि हम लोगों को जानकारी नहीं है कि क्या योजना है और इसका कैसे बेनिफिट लिया जाता है। तो नगर पालिका निगम में 4 तरह की पेंशन होती है, सिर्फ नगर पालिका निगम का बता रही हूँ। तो सबसे पहली पेंशन है कि वृद्धावस्था पेंशन, जो 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए सुविधा है। तो उसमें भी आपको समग्र आईडी, आधार की कॉपी, जीरो बैलेंस खाता और 2 फोटो लेकर आपको अपने जोनल कार्यालय या नगर पालिका निगम या जनपद पंचायत कार्यालय में जाकर संपर्क करना है कि हम वृद्धावस्था पेंशन में, हमारे आधार वगैरह तो अपना एज प्रूफ हो ही जाता है। दूसरी पेंशन है कि विधवा पेंशन, जिसको कल्याणी नाम दिया गया है मतलब मुख्यमंत्री द्वारा कि कल्याणी पेंशन योजना। तो कल्याणी पेंशन मतलब विधवा पेंशन योजना। इसके अंतर्गत हमको मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, समग्र आईडी, जीरो बैलेंस के वो जो भी जीरो बैलेंस की डायरी और प्लस मोबाइल नंबर अपडेट किया हुआ आधार पे और 2 फोटो लेकर आपको अपने कार्यालय पे जाना है और अप्लाई करना है कि हमें ये विधवा पेंशन चालू करना है। तीसरी पेंशन होती है विकलांग, हैंडीकैप। तो विकलांग के लिए अपने हर जगह पे सरकारी हॉस्पिटल हैं, तो वहाँ हमको पहले अपना वहाँ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वहाँ का सील लगा होना चाहिए और विकलांग में 40% अबाव को ही पेंशन मिलती है, यानी 40% आपका विकलांग होना चाहिए। बहुविकलांग क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को दोनों आंख से नहीं दिख रहा है तो वो भी विकलांग कैटेगरी में आएगा, लेकिन अगर एक आंख से कम दिख रहा है, एक आंख से पूरा दिख रहा है और एक कान से सुनाई नहीं दे रहा है या एक हाथ काम नहीं दे रहा है तो वो बहुविकलांग में आ जाएगा। बहुविकलांग मतलब 90% आ जाएगा, 70% अभाव हो जाएगा, तो वो कैटेगरी बदल जाएगी। तो अगर आपका विकलांग कैटेगरी में आता है मतलब 40% होना चाहिए तो भी आपको ये पेंशन मिल सकती है। उसमें आपको विकलांग का सर्टिफिकेट, समग्र आईडी, आधार कार्ड, जीरो बैलेंस खाता और 2 फोटो, यह पेपर्स लेके भी आपको आपके जोनल कार्यालय या नगर पालिका निगम या जन पंचायत या पंचायत जहां आप रहते हैं वहां संपर्क कर सकते हैं। चौथी पेंशन होती है कन्या विवाह पेंशन। इसके अंतर्गत किसी को पुत्र रत्न नहीं है, अगर पुत्र रत्न नहीं है तो भी आप उस पेंशन को कैसे ले सकते हैं कि आपको बेटियां हैं और बेटियों की शादी हो गई है, आपकी 1 बेटी हो, 2 बेटी हो, 3 बेटी हो, उनकी शादी हो गई हो तो आपका एक 100 रुपए का सर्टिफिकेट, शपथ पत्र बनता है कि हमें कोई पुत्र रत्न नहीं है, हमारी इतनी बेटियां थी, इस सन में इन लोगों की शादी हो गई है। तो वह पेपर प्लस आधार कार्ड, तो वो जॉइंट रहता है, वो जॉइंट फोटो हस्बैंड वाइफ का, तो उसमें सबसे पहली पेंशन हस्बैंड को मिलती है। अगर किसी केस में हस्बैंड नहीं है तो वह पेंशन फिर वाइफ को मिलती है, लेकिन अगर हस्बैंड नहीं है तो वाइफ विडो हो जाएंगी। तो अगर विधवा पेंशन मिलती है तो फिर वो पेंशन बंद हो जाएगी, एक व्यक्ति को एक पेंशन मिलेगी। हमने पहले, हम लोग जैसे हमने भले 55 में थे, हमारे बच्चों की शादी हो गई, हमने उस कन्या विवाह पेंशन में उसमें कर लिया, एक जने को मिली, पता चला दोनों में से कोई एक एक्सपायर हो गया तो फिर आपको वो 600 रुपए वाली या इन फ्यूचर 1000 होने वाली वो पेंशन मिलेगी, एक पेंशन बंद हो जाएगी। इस तरह से 4 तरह की पेंशन नगर पालिका निगम से हम लोगों को मिलती है। इसके बाद में आगे हम चलते हैं तो यहाँ नगर पालिका निगम में जो पेंशन मिलती है, तो अगर विधवा पेंशन मिलती है तो विधवा है तो मतलब हस्बैंड नहीं है तो वाइफ के ऊपर पूरी लाइबिलिटी है। अब वाइफ पे लाइबिलिटी है तो वो अपनी समग्र आईडी में अपने बच्चों के नाम, अगर जॉइंट फैमिली है तो देवर देरानी वगैरह के भी नाम उसमें ऐड कर सकते हैं। समग्र आईडी में जितने लोगों के नाम होंगे उतने एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिलता है। अगर 5 लोगों का समग्र आईडी में नाम है तो 25 किलो अनाज आपको हर महीने आपके नजदीक कंट्रोल से प्राप्त होगा, पेंशन के अलावा। तो ये हमको करना है कि कई बार क्या होता है कि समग्र आईडी एक एक व्यक्ति की रहती है, लेकिन लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई है तो हम उन लोगों के नाम समग्र आईडी में जैसे ऐड करते हैं तो हमारी पेंशन का के साथ साथ हमको अगर 4 जने तो 20 किलो, 5 जने तो 25 किलो,
पर हेड 5 किलो अपने को अनाज नगर पालिका निगम के जरिए नजदीकी राशन कार्ड की दुकान, राशन कंट्रोल से मिलता है, राशन की दुकान से, कंट्रोल से। इसमें क्या होता है कि ये मिलने के बाद में अब अपन आते हैं कि नगर निगम में और क्या योजना है। नगर निगम में अभी एक प्रधानमंत्री की एक लघु उद्योग से मतलब है कि फुटकर व्यापारी, जो लोग बहुत छोटा काम करते हैं, तो शुरुआत कैसे करें अपन। कोरोना काल से बाद से योजना आई है, पर इस योजना के फायदे बहुत हैं। अभी हमको लगता है कि शुरुआत होती है 10,000 रुपए के लोन से, लेकिन ये 10,000 रुपए का जो लोन है, ये 10,000 का नहीं है, ये इन फ्यूचर हमको 2 लाख रुपए तक की क्रेडिट देगा। अगर हमने आज 10,000 रुपए लोन लिया तो भैया 10,000 के लिए आप प्रोजेक्ट क्या बताएंगे, या तो कि हम कोई ठेला लगाते हैं, या हमारा कोई खमण का काम है कि भैया ड्राई इतना रखते हैं, इतना पैकेट बना के देते हैं, तो वो 10,000 में उनकी वो गारंटी की 10,000 मिल जाएगा। आपका 850 रुपये इंस्टॉलमेंट आएगा, और जैसे ही आपका 850 रुपये कटेगा, एक इंस्टॉलमेंट लास्ट में आपको वो सब्सिडी मिलती है कि आपका बिफोर टाइम, समय के अंदर आपका पूरा लोन आपने चुका दिया। जैसे आप 10,000 का चुकाते हैं तो आपको आपके बैंक के जरिए, नगर पालिका के जरिए आपको 20,000 का ऑफर आता है। वो 20,000 का 1400 को समथिंग कुछ किस्त आती है, वो आपने किया, सेम प्रोसेस है जो 18 महीने की हो गई जो भी, फिर आपको 20 के बाद में वही 50,000 का लोन मिलता है। 50,000 का आपने 3 साल के अंदर जो भी कुछ चुकाया, फिर आपको मिलता है 2 लाख तक का। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम अभी मुद्रा लोन लेने जाते हैं बैंक में और हम 2 लाख अप्लाई करते हैं, तो वो हमसे बोलते हैं या तो प्लॉट की प्रॉपर्टी बताओ, आपकी दुकान बताओ, आपकी कुछ भी पेपर्स दो। लेकिन अगर इस 10,000 वाली योजना से अगर हम शामिल होते हैं, तो ये योजना ऐसी है कि बैंक को आपको 2 लाख रुपए देना होगा, बिना किसी रजिस्ट्री, बिना किसी, आपको कुछ भी रखना नहीं होगा। पर शुरुआत 10,000 से वो आपका व्यवहार देखना चाहते हैं कि आप रिटर्न आप बिफोर टाइम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हमने ये बराबर चुका दिया तो 20 मिलेगा, 20 चुकाया तो 50 मिलेगा, 50 किया तो आपको 2 लाख रुपए मिले। 2 लाख रुपए तक का इसका लिमिट है। 2 लाख का, जैसे जाहिर सी बात है कि 10,000 का आपने प्रोजेक्ट छोटा है, फुटकर व्यापारी है, 50,000 के लिए आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी वैसा होगा, और 2 लाख के लिए भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलता है, एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक रॉ मटेरियल के लिए, और एक फर्नीचर के लिए। तो वो आपको शो करना रहता है कि हम एक्चुअल में ये काम करना चाहते हैं। तो ये जरूर होता है कि वो लोग विजिट पे आते हैं, देखते हैं, पर अपने को ये बेनिफिट है कि हमें किसी मकान की रजिस्ट्री, प्लॉट की रजिस्ट्री, गोल्ड वगैरह हमें कुछ भी वहां देना नहीं रहता है। ये हमको उसका फायदा है। तीसरा ये कि इस लोन को अप्लाई कैसे करेंगे अपन। इस लोन को अप्लाई करने के लिए अपने को वो मोबाइल अपना नंबर आधार पे अपडेट होना चाहिए, आधार की कॉपी, समग्र आईडी, बैंक का जीरो बैलेंस का खाता, और आपके जो मोबाइल आपको लेके जाना पड़ेगा। जब आप अपडेट करते हो तो उस पर OTP आता है, वो जस्ट अपने को रिटर्न देना पड़ता है, वो 1 मिनट 2 मिनट के अंदर। तो वो आपका अपडेट हो गया, फिर आपको वो कॉल करते हैं कि आपका लोन सैंक्शन हो गया है और आप आके बैंक के संपर्क करो, जिस बैंक के लिए आपने अप्लाई किया। ये आपका वहां से लोन की सुविधा मिल गई। अब ये लोन की सुविधा के बाद में लास्ट टाइम क्या हुआ था कि कोरोना की सेकेंड लेयर में इसी लोन में अपने को 1,000 रुपए मैक्सिमम लोगों को डाले थे, जिन्होंने 10,000 का लोन लिया था, उन्हें 1,000 रुपए आया था। किस लिए आया था कि कई लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे और कुछ लोगों का अर्निंग नहीं था, तो वो एक इंस्टॉलमेंट सरकार की तरफ से इसमें डाली गई थी। बहुत से लोगों को, बहुत कम रेयर केस में नहीं डाला होगा जिन्होंने क्या, जिसका रोटेशन बराबर नहीं होगा, बाकी मैक्सिमम लोगों का 1,000 रुपये आया था, तो इसीलिए आया था। तो मतलब कहने का कि प्रधानमंत्री का जो खाता है जीरो बैलेंस का, उसमें समय समय पे हमको सरकारी सुविधाएं मिलती हैं उस खाते में। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब कोरोना आया था तो 3 बार 500 रुपये उसी खाते में आए थे। इसीलिए आए थे कि वो सुविधा देना चाहते हैं कि सरकार आपको अर्निंग, मतलब कुछ भी आपके पास हो कि नहीं कुछ तो 500 रुपये तो मुझे 1 महीने का आ ही गया है, तो 3 महीने तक 3 टाइम उन्होंने 500 रुपये अपने खाते में डाला था, प्लस अनाज पूरा दिया था। अब हमको नगर निगम में हमको 10% तो आरक्षण दे दिया, प्लस हमको पेंशन दे दी, प्लस हमको लोन दे दिया। यानी हम जनरल कैटेगरी के बाद भी हमने इतना बेनिफिट तो सरकार से ले ही लिया आज की तारीख में। अब हम आते हैं अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना
प्रधानमंत्री की योजना है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 18 साल से लेके 40 साल तक का व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। इसमें इसका अलग अलग है, मतलब वो सब अलग बना ऐसा है कि आपको 60 साल के आप जब हो जाओगे तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 1,000 रुपये महीना पेंशन लेना है, 2,000 रुपये लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है या 5,000 लेना है। 5,000 का इन फ्यूचर अभी 10,000 जस्ट डबल होने वाला है, क्योंकि इतनी जो महंगाई हो रही तो इसके ऊपर वो चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन अभी 5,000 तक का है। तो हम ऐसा करें कि अब एक 18 साल का बच्चे ने अप्लाई किया पेंशन के लिए, कि 18 साल के ने अप्लाई किया तो वो उसको 42 साल तक, 42 साल का होगा मतलब जब वो 60 साल का हो जाएगा तो 42 साल की उम्र तक उसको 42 साल की उम्र तक उसको देना होगा करीब 54 रुपये सॉरी 1,000 रुपये महीना पेंशन उसको चाहिए, तो 54 रुपये महीना उसके खाते से ऑटो डेबिट होगा। अब आपको एक महीने का देना है, क्वार्टरली देना है, हाफ ईयरली देना है या ईयरली देना है, ये आपको वहाँ फॉर्म में डिसाइड करना रहता है कि हमारे खाते में से मंथली कटना चाहिए, हमारे खाते में से क्वार्टरली होना चाहिए या हाफ ईयरली होना चाहिए या ईयरली होना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। तो हम सिर्फ 18 साल का बच्चे का बता रहे हैं कि एक 18 साल का बच्चा अप्लाई करता है तो 54 रुपये महीना अगर देता है वो 42 साल तक, तो जब वो 60 साल का होगा तो उसको 1,000 रुपये महीना पेंशन प्लस ईश्वर ने चाहे कभी उसकी डेथ हो जाती है तो जस्ट वही पेंशन उसके वाइफ को मिलेगी, वो 1,000 रुपये प्लस 1,70,000 रुपये वारिस को मिलेगा जिसको उसने वारिस बनाया। तो वारिस में वारिसनामा चेंज भी होता है कि 18 साल का बच्चा है तो जाहिर सी बात है पहले माँ को बनाएगा, बाद में पत्नी को बनाएगा, फिर बच्चे को बनाएगा। तो वो पैसा मतलब ये गवर्नमेंट योजना है कि जैसे ही हमने 18 साल के बच्चे ने अप्लाई किया तो 54 रुपये महीना कटेगा 1,000 के लिए। अगर वो 2,000 रुपये महीना चाहता है तो 74 रुपये के समथिंग कटेगा। अगर 3,000 चाहता है तो ऐसे स्केल बढ़ता है। और सबसे मैक्सिमम है कि एक 18 साल का बच्चा 5,000 रुपये महीना पेंशन चाहता है तो उसको 210 रुपये हर महीने कटाना होगा। तो उसको जब वो 60 साल का होगा तब उसको 5,000 रुपये महीना पेंशन प्लस 8.5 लाख रुपए वारिस को मिलेंगे। अगर वही बच्चा 1,000 रुपये महीना चाहता तो 1,70,000 मिलेंगे, 2,000 रुपये महीना पेंशन चाहता तो 2.5 लाख के करीब मिलेंगे, 3,000 तो 3.5 लाख के करीब, 4,000 तो 5.5 के करीब, और अगर 5,000 रुपये महीना चाहता है तो 8.5 लाख रुपए उस बच्चे को मिलेंगे। ऐसे एज अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है। एक 18 साल का ये है, अगर वो 18 साल के बाद में अगर 20 साल का अप्लाई करें, 20 साल वाला अगर अप्लाई करता है तो उसको लगता है 248 रुपये महीना। अगर ऐसे ही अगर हम 40 साल वाला व्यक्ति अप्लाई करता है तो उसको 1,400 रुपये महीना लगेगा। 1,400 रुपये महीना क्यों? क्योंकि 40 साल वाला व्यक्ति को खाली अपने को कितने साल देना, उसको 18 साल, 40 साल वाले को 20 साल ही भरना है। तो 20 साल अगर वो 1,400 रुपये महीना देता है तो उसको वारिस को 8.5 लाख रुपए प्लस 5,000 रुपये महीना, वो जब तक जीवित रहेगा 5,000 रुपये महीना पेंशन। अगर वो हस्बैंड नहीं रहता है तो एज इट इज पेंशन वाइफ को मिलती है, वो 1 प्रीमियम में, उसके बाद में हमको भरना नहीं है। और वाइफ रहती है और हस्बैंड नहीं रहता, अगर वाइफ चली जाती है तो वो पैसा हस्बैंड को मिलता है, यानी एक दूसरे का पैसा मिलता है। और वारिस को, जो वारिस रहता है लास्ट में, वारिस को पैसा मिलता है। अब आपके ऊपर है कि हमको 1,000 रुपये महीना पेंशन चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए या 5 चाहिए। और इन फ्यूचर ये 5,000 का 10,000 रुपये होने वाला है। मतलब 10,000 रुपये अगर 40 साल वाला व्यक्ति अप्लाई करता है तो उसको 20 साल तक भरना है 1,400 रुपये महीना, प्लस उसको 20 साल बाद जब 60 साल का हो जाएगा तो उसको कुछ नहीं भरना है, उसको बराबर 10,000 रुपये महीना पेंशन मिलेगी और 8.5 लाख रुपए वारिस को मिलेंगे। और हस्बैंड वाइफ में से दोनों में से कोई एक एक्सपायर होता है तो वही पेंशन दूसरे को लागू हो जाती है, उसमें कोई अलग से प्रीमियम नहीं। अब इसमें क्या है कि ऐसा भी होता है कि 1,400 जैसे 200 रुपये महीना तो भर सकते हैं, जितने कम एज के लोग हैं तो अपने 200-250 रुपये महीना तो 18-20 साल के बच्चों को करा ही देना चाहिए, ताकि अपन उसमें आ जाते हैं। अब अपना व्यक्ति क्या कि 18 साल वाला बच्चे ने 54 रुपये 210 रुपये भरा है और उसको इतने साल भरना, अगर वही
जैसे 54 रुपए भरा है एक 18 साल वाले ने और 1000 रुपए महीना मिल रही है उसको। अब वो बड़ा हो रहा है तो उसको लग रहा है कि नहीं मुझे 5000 रुपए महीना चाहिए और 8.5 लाख रुपए चाहिए। तो वो जो डिफरेंट अमाउंट आया है जो बीच का, वो भी इंस्टॉलमेंट में करके उस दूसरी योजना में वो शामिल हो सकता है। यानी एक 18 साल वाला व्यक्ति अभी 54 रुपए में शामिल हो जाए कि हम 54 रुपए महीना देते हैं, जब वो 40 का हो जाएगा तो 1400 रुपए महीना दे देगा, तो हमको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बीच का डिफरेंट अमाउंट उसको वो भी इंस्टॉलमेंट में कर देंगे, यानी इसमें पैसा डूबता नहीं है। तीसरी एक और बहुत अच्छी बात इसमें ये है कि जैसे आपने 1400 रुपए महीना भर रहे हो, जैसे बड़े अमाउंट का भर रहे हो, 200-250 का तो नहीं, 1400 रुपए भर रहे हो आपने, 5 साल भरा, 10 साल भरा, 15 साल भरा, और ईश्वर ने चाहे कोई ऐसी कंडीशन है कि हम पैसा चुका नहीं पाते या हम आगे उसमें शामिल नहीं हो पाने, जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो आप बैंक को एक लेटर लिख कर दें कि मेरी आर्थिक समस्या है, आर्थिक समस्या के कारण मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता हूँ, आप मुझे ये पैसा रिटर्न करें। तो आपने जो पैसा जमा किया है वो पूरा पैसा आपको रिटर्न हो जाता है। फिर आप उस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं, वो जो आपको इकट्ठा मिलता है 8.5 लाख रुपए या 5.5 या 3.5 या 2.5 या 1,70,000, वो नहीं मिलेगा। लेकिन आपने जो पैसा दिया है वो विदाउट इंटरेस्ट आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। यानी इसमें कोई पॉलिसी लैप्स नहीं होती है, अपना कुछ भी लॉस नहीं होता, कुछ भी नहीं कटता है, एज इट इज पैसा, मतलब अपना पैसा सेफ है, हमने आज भरा, कल हमको नहीं चाहिए तो पैसा पूरा मिलेगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा वाली बात है, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद में अपनी अटल पेंशन, इसमें एक और चीज है कि इसके अंतर्गत अभी आजकल क्या हो रहा है कि दो बीमा होते हैं, मतलब जैसे बैंक में जाओ तो बिल्कुल वो अपने को फोर्स करते हैं, 12 रुपए तो कंपलसरी है, 330 रुपए आपको करना है, क्योंकि उनको टारगेट दे रखा है। अब 330 वाला अभी कोरोना काल में इन्होंने कुछ समय के लिए 190 रुपए कर दिया था, 190 हो गया था। इसमें एक चीज बहुत अच्छी समझने वाली बात है कि आजकल जैसे प्रधानमंत्री ने बोला जीरो बैलेंस खाता खुलाओ, तो मैक्सिमम लोगों ने जीरो बैलेंस खाता खुला लिया, लेकिन जीरो बैलेंस खाता एक में खुला लिया, एक में हमारा सेविंग है, एक हमारा करंट अकाउंट है, एक हमारा जॉइंट अकाउंट है, मतलब एक व्यक्ति के 4 खाते हो गए। अब बैंक हमेशा प्रॉफिट देखती है। बैंक को तो ये कि अपन सोचते कहाँ, बैंक के ऊपर अपना इतना फुल फेथ रहता है कि बैंक ने बोला है तो काम कर दो, जो होगा देखेंगे। तो बैंक वाले ये आपको फॉर्म भरना, ये कर दो, इसमें सुविधा, इसमें सुविधा, तो व्यक्ति उस टाइम दिमाग नहीं लगाता है कि मैं एक्सपायर होता हूँ तो मुझे एक ही बैंक सुविधा देगी, 5 बैंक नहीं देगी, लेकिन पैसा 5 बैंक काट रही है, वो रिटर्न करने की भी कोई प्रोसेस नहीं। वो बोलेंगे आपने बोलना चाहिए ना कि आपका था वहां पर, हमारे पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये हमको उसको स्मार्टनेस बतानी है कि नहीं हमारा कोई यहाँ खाता है तो हम इस योजना में शामिल है, आप हमारा 1 रुपया भी ना काटें, हम इस बैंक में हैं। तो ये आपको होना, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि 330 रुपए अगर 5 बैंक में भी देते हैं तो 1500 रुपये अपने साल का जा रहा है। 4-5 बैंक में खाता आजकल मामूली बात है, मतलब 3-4 बैंक में तो व्यक्ति रखता ही रखता है कि एक में एफडी रख दिया, एक में ये कर दिया, एक में ज्वाइंट कर लिया, एक में बच्चों का रख दिया। तो हमको वो बताना है कि नहीं ये हम एक बैंक का, हम क्योंकि हम अगर एक्सपायर होते हैं तो एक ही बैंक देगी, सब तो देगी नहीं, प्लस 12 रुपये भी हमको एक ही का मिलेगा। इसमें भी 2 चीजें हैं कि 12 रुपये महीना, अब 12 रुपये साल का कटता है, तो उसमें एक्सीडेंटल बीमा है। ईश्वर न चाहे किसी की एक्सीडेंट में डेथ होती है तो 2 लाख रुपए मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। 330 वाले में ऐसा है कि एक्सीडेंटल है विथ पैसे, इसमें कैसा है, कोई अंग भंग होता है तो 2 लाख रुपए मिलते हैं, ऑन द स्पॉट एक्सपायर होता है तो 4 लाख मिलता है, प्लस 50 ईयर के अंदर अगर आपको हार्ट अटैक भी आता है तो भी आपको 2 लाख रुपए इसमें मिलेंगे। यानी अभी कोरोना काल में बैंक को बहुत लॉस हुआ है, क्योंकि बहुत लोगों ने ये योजना में ले लिया और कई लोग एक्सपायर हो गए। तो जिनके क्योंकि डायरी में जिसकी एंट्री देखिए भाई हमारा आपने पैसा काटा था बीमा का, अब 2 लाख रुपए दो आप हमको। तो इन्होंने क्या किया कि बहुत से केस आए थे कि इन्होंने क्या किया कि अब एक आप 3 साल की एंट्री बताओ, तो एक व्यक्ति ने क्रॉस क्वेश्चन किया, एक मतलब केस जैसा लगाया कि 3 साल की एंट्री जब आप प्रीमियम भरते हो तो आप 1 साल के लिए लेते हो, गाड़ी का बीमा 1 साल का करते हो, तो 3 साल की एंट्री क्यों? कोरोना काल में तो सरकार ने बाहर निकलने को मना कर दिया था, तो हम आपको बैंक में कैसे आएंगे? तो आपने 3 साल का जब आपकी योजना निकाली थी प्रधानमंत्री ने, तो 3 साल का तो कुछ कहा नहीं था हमसे, तो हम तो एक ही बार हमने ये जो आप बोल रहे हो मैंने ये साल का भरा हुआ है, अगर इस साल में ब्रेक हो तो आप हमें पैसा ना दे, लेकिन इस साल में अगर हमारी प्रीमियम कटी है तो आपको हमको 2 लाख रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा व्यक्ति 50 साल के अंदर एक्सपायर हुआ है।
या उसका अंग भंग हुआ है तो वहां पर जो पंचनामा बनता है, और जो भी अंग भंग हुआ तो उसके नाम के भी 2 लाख रुपए आपके खाते में एज इट इज आएंगे। प्लस ऑन द स्पॉट एक्सपायर होता है एक्सीडेंट में तो भी आपको 4 लाख रुपए मिलना है। ये एक सरकारी योजना है। तो 330 रुपए महीना अब साल का हम देते हैं, सॉरी साल भर में 330 रुपए कटता है। तो हम सिक्योर हो गए, मतलब साल भर के लिए हम सिक्योर हो गए कि हम गाड़ी घोड़े पे जाते हैं, रोड पे जाके घूमने जाते, तो हमको 330 रुपए दे के हम बेफिक्र हो गए कि अंग भंग भी हुआ तो 2 लाख तो मिलना ही है, हम एक्सपायर भी हुआ तो हमारे बच्चों को 4 लाख तो मिलना ही है, और नहीं कुछ तो 50 साल में बैठे का था तो 2 लाख मिलना है। तो 330 ये बहुत अच्छी चीज है। 12 रुपए भी बहुत अच्छी चीज है कि 12 एक्सीडेंटल बीमा है, अगर 70 साल की उम्र तक आपको एक्सीडेंट में डेथ होती है तो 2 लाख रुपए आपको मिलना है। वो आप उसके लेवा लो, मतलब आपको कोई इसके लिए मना नहीं करता। आवाज नहीं आ रही सरिता जी? जी आवाज नहीं आ रही? आ रही है आपकी आवाज? आवाज नहीं आ रही सरिता जी? आ रही है? आवाज आती है। मेरी आवाज बहुत है ना, बुलंद आवाज है मेरी। आ रही है नेटवर्क इशू हो सकता आ रही है है, आपकी आवाज। उधर हो जाइए। तो ऐसा है कि ये तो दूसरी सबसे पहले स्मार्टनेस तो ये है कि हम अगर गाड़ी पे घूमते हैं और हमारे परिवार में बच्चे लोग 18 साल के हो गए, 20 साल के, तो आप 330 को बिल्कुल मत देखो, एक बैंक में उनका बीमा करवा दो तो कम से कम इतने सिक्योर हो गए। दूसरा हमको 12 रुपए आवाज नहीं आ रही सरिता जी? दीदी आ रही है आपका, कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। आप देखो, आप मेरी तो बोल रही हो दीदी अच्छे से, और ज्यादा बोलोगे तो वो कर्कश हो जाएगी, अच्छा नहीं आवाज आएगी। अच्छा जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, एकदम क्लियर है। रीस्टार्ट भी कर सकते हैं तो हो जाएगा, और बीच में कॉल आ जाता तो कम भी हो जाती है। फिर से आप ज्वाइन कर लीजिए। दीदी शीला दीदी फिर से ज्वाइन कर लीजिए। आप फिर से एक बार लेफ्ट होके ज्वाइन कर लीजिए। अरे जब उन्हें आवाज ही नहीं जा रही है तो आप लोग इतना बोलोगे तो कहाँ से सुनेंगी वो? वो ठीक उनको है, मैं कॉल मैसेज करना है। कॉल कर। तो मैं स्टार्ट करूं? जी जी जी। तो सबसे ये है कि हमें मतलब बहुत बेनिफिट है। मतलब अगर हमारा बच्चा 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का है, 25 साल तक भी है, तो हमको 300 रुपए के अंदर उसको तो अटल पेंशन में शामिल करवा दो अपन, ताकि नहीं कुछ तो उसको 5,000 रुपए महीना 60 साल बाद मिलेगा और 8.5 लाख रुपए मिलेगा। तो 5,000 रुपए आज से उसको 25 साल मतलब 35 साल बाद कम से कम 5,000 1,000 की वैल्यू तो रखेगा। आज अगर हमको 5,000 मिलते तो बहुत बड़ी बात है, उस समय 5,000 रुपए उसको 1,000 रुपए की वैल्यू तो रखेगा, कुछ तो उसका काम होगा। प्लस 8.5 लाख रुपए, 1.5 लाख 2 लाख की तो वक्त रखेगा, इतने साल बाद इतनी वक्त रखेगा। क्योंकि जब हम एक उम्र में आते हैं तो इतना अमाउंट हमारे लिए बहुत पर्याप्त होता है कि भाई मेरे पास, क्योंकि हमारी लायबिलिटी ही नहीं रहती है। उस समय व्यक्ति को खुद के लिए पैसा जरूरत होती है कि भाई मेरे पास ही पैसा है, या मैं जाऊंगा तो मुझे इसको इतना दे के जा रहा हूँ, तो एक अपने आप से भी उसको वो स्ट्रांग पर्सन हो जाता है कि मेरे मरने के बाद तुमको 8.5 लाख रुपए मिलने वाला है। तो व्यक्ति को उसकी वैल्यू तो बढ़ जाती है कि 8.5 लाख मिलेगा तो 8.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की तो वैल्यू रखेगा आज से 35 साल बाद। 25 साल का बच्चा अगर अप्लाई करता है तो बहुत अच्छी चीज है वो। तो जितने कम उम्र के बच्चे हैं उसको अप्लाई करेंगे तो वो बहुत, उसका बेनिफिट बहुत है, बहुत बेनिफिट है। तो हमका 18-20 साल का बच्चा है तो उसको बिल्कुल आप अटल पेंशन में शामिल कर दो। दूसरी बात कि जो सरकारी योजनाएं आती है तो क्या होता है कि उसका, जैसे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने पेंशन चालू करी थी 150 रुपए महीना। अब उनको गुजरे को 25 साल 30 साल हो गए, लेकिन पेंशन आज भी चल रही है, 150 का 600 हो गया, इन फ्यूचर 1000 भी होने वाला है। तो सरकारी योजनाएं बंद नहीं होती, अगर कोई योजना निकली तो हमको वो ग्रोथ होगी, उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो अपने को, अपन लोग क्या होता है कि बहुत दूर हो जाते कि अरे होगा देखेंगे। जैसे हमारे मन में LIC है कि मरने के पहले भी, मरने के बाद भी, जीवन के साथ जीवन के बाद, तो हम उसी में रहते हैं कि हम वही करेंगे। लेकिन उसके अलावा क्या और सब्सिट्यूट आ रहा है तो हमको वो भी देखना चाहिए। अटल पेंशन सबसे बढ़िया चीज है कि पैसा भी सिक्योर है, आप भरोगे जब तक ठीक है, नहीं भरोगे तो आपका पैसा आपको मिलना है। हम नहीं मिलेंगे, हमारे बाद बच्चे को मिलेगा, हम नहीं रहे हमारी वाइफ को मिलेगा, उसको पेंशन मिलेगी, उसको कुछ तो मिलेगा, हम कुछ तो देके जा रहे हैं मतलब।
तो ये चीज है कि हम आए हैं दुनिया में तो किसी को कुछ जरूर देके जा रहे हैं, नहीं कुछ तो हमारे परिवार को देके जा रहे हैं। बहुत अच्छी चीज है ये। और बीमा करवाइए, लेकिन बीमा में स्मार्टनेस की आपको नहीं मालूम होता कि हम लोग क्या होता है कि बैंक वाले, बाप रे बैंक वाले मैडम ने बोला है मतलब करना है, वो क्यों बोल रहे हैं हमको उससे मतलब ही नहीं। अरे जान दो 330 तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम 1 रुपया भी क्यों जाने दें, वो हमारे काम आएगा ना। मतलब तो आप बिल्कुल एक ही बैंक में कि नहीं मेरा उस बैंक में है, आप कृपया ये ना काटे इसमें। तो क्योंकि बैंक तो क्या करती, ले लेती, बाद में आप बोलोगे तो ज्यादा मगजमारी वालों को दे भी देती है, लेकिन ऐसे जनरली तो सिर्फ वो स्टॉक ही करती रहती है। मतलब क्योंकि बैंक का काम है तो सिर्फ अपना प्रॉफिट बढ़ाना, कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा होना चाहिए। तो इस टाइप से है। तो तीनों तरह योजना है। अगर आप कुछ इसमें से कुछ प्रश्न करना चाहें या और भी कुछ पूछना चाहें तो मैं बिल्कुल आपके कोशिश करूंगी कि आप मेरी बात से संतुष्ट हो सके, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिल सके। जी दीदी। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। आपकी बहुत अच्छी जानकारी थी, ये इतनी जानकारी तो हमको नहीं थी। बहुत अच्छे से आपने बताया। जैसे आपने एक आरक्षण का सबसे पहले बताया था कि 10% आरक्षण रहता है। जी। 10% मतलब ये डिपेंड करता है कि हमारे आर्थिक स्थिति पर, कि ये सबके लिए होता है? नहीं, जनरल वालों के लिए। हाँ, जनरल में भी मतलब जनरल कैटेगरी नहीं, उसमें कोई आर्थिक वो नहीं है, सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए। ओके, तो मतलब ये नहीं है कि गरीबी रेखा से नीचे। नहीं, उसमें आपको खाली आपकी सब परिवार के आधार कार्ड की कॉपी, अपने समग्र आईडी और जाके एक जोनल अधिकारी को लेटर कि हम इस कास्ट से हैं, हमें वो बेनिफिट 10% वाला आरक्षण चाहिए। वहाँ एक फॉर्म मिलता है, वो फिलअप करेंगे, फिर वो कलेक्टर ऑफिस में जाएंगे तो वो बराबर वो कमरे वगैरह वो बने हुए कि आपको इस कमरे में सील लगेगी, यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो वो इसको अपन लेमिनेशन करेंगे, वो आजीवन जब तक आप रहेंगे आपके नाम का वो बन जाएगा। हाँ ये जरूर है कि अपने घर में 4 सदस्य तो कुछ 4 को अलग अलग बनाना होगा, वो एक ही सब जगह नहीं चलेगा, क्योंकि इन फ्यूचर अपन मैरिज होती है तो फिर वहां का अलग हो जाता है। तो जो पर पर्सन के लिए है कि आपने मैंने मेरा 10% बना लिया, बच्चे का अलग कर लिया, हस्बैंड का अलग कर लिया, ऐसा तो 10% का है। पर बहुत अच्छी चीज है वो। और एक चीज है, एक आरसीसी, वो उसका मेरे को फुल फॉर्म नहीं आ रहा, कुछ एक है उसमें ऐसा है कि हम जहाँ रहते हैं वहां का अपना मतलब ऐसा शो करना रहता है कि अगर अपन बहुत अच्छे को इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हो, बच्चा पढ़ रहा हो, तो वो एक है, मतलब मैं इसका लिख कर दूंगी, मेरे को वो नाम नहीं आ रहा अभी। तो उसमें ऐसा है कि आपका मकान टैक्स भरा हुआ हो, कचरे का भरा हो, पानी का बिल भरा हो, तो उसके आधार पर भी वो एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो जो कॉलेज वगैरह में या फीस में वो उसको कुछ परसेंट उसके आधार पे वो कागज के जो मिलेगा उस पे आपको उसका बेनिफिट मिलता है। ये भी जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए, इसका भी सर्टिफिकेट बनता है। पर मैं डिटेल जब लिख कर दूंगी तो वो बराबर नाम भी दूंगी और कैसे अप्लाई करना वो भी बताऊंगी। लेकिन ये इसमें भी इसके अंतर्गत ये है कि अगर आपका बराबर हो आप, उसमें मेरे को ये क्रॉस क्वेश्चन ये करना है कि कभी जो व्यक्ति रेंट पे है तो क्या उसको ये बेनिफिट कैसे मिलेगा। उसके बच्चे भी, कई बार क्या होता है कि किसी के मकान में लेके बच्चे तो अच्छा एजुकेशन लेते हैं, तो उनको तो ये बेनिफिट मिलना ही चाहिए। आपने मकान वगैरह, ये तो आप अपनी सिक्योरिटी के भी, हमारा सब पूरा नगर निगम का आ गया तो इनको फॉर्म भर दो, और जिसके पास नहीं है उसका क्या कर रहा है आप। तो मैं कल ये पूरी डिटेल लूंगी, फिर इसके बारे में भी बराबर लिख कर दूंगी कि इसके अंतर्गत हमें ये सुविधा मिल सकती है। एक और फॉर्म है उसके अंतर्गत। और कोई नगर पालिका निगम से संबंधित कुछ और पूछना हो तो आप बिल्कुल पूछिए, लोन के बारे में जानकारी लेना हो तो ले सकते हैं। दीदी मैं पूछना चाहती हूँ स्वाति सराफ। मेरा व्यापार है, मैं घर से अपना रेडीमेड का बिजनेस करती हूँ, तो इसके लिए मुझे लोन की आवश्यकता है, तो वो मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि आप रेडीमेड का जो काम करते हैं तो आपको आपके नजदीक की जोन कार्यालय, कहाँ रहते हैं आप? हम लोग विजयनगर रहते हैं। विजयनगर में, तो विजयनगर में आपका 8 नंबर जोन लगता है। हाँ जी, है ना। 8 नंबर जोन पे आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेंगे, मैं बताती हूँ आपको, बीएलओ जो बैठे रहते हैं, बीएलओ रहते हैं जो कलेक्टर से नियुक्त रहते हैं, तो वो अपने शायद आपके ऑफिस में वजरकर मैडम करके हैं, वजरकर है जो आपका वो 4 जोन देखती है वो। तो विजयनगर में वजरकर मैडम है, आप उनसे मिलिए कि मेरा रेडीमेड का काम है और मैं इसमें और ग्रोथ करना चाहती हूँ, मतलब इसको बढ़ाना चाहती हूँ, तो मुझे मुद्रा लोन की आवश्यकता है। मुद्रा लोन की आवश्यकता है तो उसमें नगर निगम से 2 लाख रुपए का, ये जो 10,000 वाली योजना अलग है और एक 2 लाख रुपए वाली योजना अलग है। तो उसमें आपको पूरा प्रोजेक्ट बताना होगा जाकर, और अगर वो होंगे तो वो आपका बराबर लोन करेंगे। तो 2 लाख तो अपन अप्लाई करते हैं, पूरा 2 लाख तो कभी नहीं मिलता है,
पर 1 सवा लाख 2 लाख तक का लोन 100% मिलता है। और सबसे बड़ी बात तो दीदी ऐसा है कि महिलाओं को लोन बहुत इजीली मिलता है, क्योंकि नहीं नहीं, महिलाएं हम लोग तो परेशान होते हैं पर वो लोग करते नहीं है। वहां जाओ तो वहां जाओ करने में फिर वो क्या ले ही नहीं पाते हैं। अपन सोचते हैं, ठीक है चलो अब मिल ही नहीं रहा है, ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे, तो हम लोग पीछे हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल आप वजरका मैडम से मिलो और उनसे एक बार सुनो। देखो कभी कभी क्या होता है दीदी कि जैसे हम लोग, जैसे आपने बोला कि हम पीछे हट जाते हैं, पीछे नहीं हटना। आप अपने एरिया पार्षद के पास जाओ कि जब मेरे पास मेरा रेडीमेड का काम है, मैं इसमें करना चाहती हूँ और मुझे लोन नहीं मिल रहा, किस कारण नहीं मिल रहा, मुझे कारण लिखित में दे दीजिए। आप आपको नहीं देना ठीक है, लेकिन लिखित में तो होना चाहिए मुझे इस कारण से आपको नहीं देना है। हम मैं उस आपके क्राइटेरिया में नहीं आती हूँ क्या, मतलब मुझे क्यों नहीं मिल सकता, तो मुझे क्यों का कारण जवाब तो चाहिए मुझे। तो ये दीदी तो आपको क्रॉस क्वेश्चन तो उनको करना होगा। और कई बार क्या होता है कि जितने जो मैं तो आपको जो क्लियर बोल रही हूँ कि नगर निगम में जो टेबल वाले हैं ना, तो इन लोगों को मतलब इनको क्या होता है कि तनख्वाह निकालने की इनकी आदत नहीं होती है। इनको लगता है कि हमारे टेबल पे हम उठ रहे हैं तो 500-1000 रुपए लेके उठेंगे तभी दिन अच्छा जाएगा, तो वो घुमा फिरा के वो इसी उसमें रहते हैं। मैं तो क्लियर मुंह पे बोलती हूँ कि ये लोग ये सोचते हैं कि तनख्वाह तो हमारे बुढ़ापे में काम आएगा, और हमको ये महिला आई है तो 200-500 आप 500 रुपए लेके जाओ, आपको झाड़ू पोछे का कार्ड हाथ साथ बना के दे देंगे। और उसी झाड़ू पोछे का आप प्रोसेस में जाओगे तो 6 महीने आप चक्कर लगाओगे, बोलोगे मैडम आज सबमिट है, कल साइन नहीं हुई, अभी सिर बंदर है, वो आचार संहिता लगी है ना आपके दुनिया के बहाने, पर वो एक 500 का नोट आपको कार्ड बना देगा। हाँ, तो आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना आना चाहिए। मतलब आप उसको मत बोलो, मतलब साहब मैं आई थी तो कल परसों मुझे कोई बाहर खड़ा हुआ मिला था, वो बोल रहा था 500 रुपए दोगे तो हो जाएगा। अब मैं देखती हूँ कौन 500 रुपए दे रहे, नहीं तो पार्षद से बोलेंगे। तो व्यक्ति जो देता है ना आधा तो डर जाता है कि यार मतलब ये जबरदस्ती नेतागिरी करेंगे तो इसका तो, क्योंकि चोर के दायरे में तिनका रहता है, तो क्या मालूम, मेरे को तो नहीं बोला नहीं, वो लोग बोल देते कि आप नगर निगम वो वाले में जाइए, लोन का आपका वहां होगा, यहाँ हमारे यहाँ नहीं होगा। तो पेमेंट्स में चाहिए ना विजयनगर तो मेरे एरिया में, मतलब मेरे जोन पे नहीं तो मेरे एरिया में आता है, 2 किलोमीटर पे आता है वो, तो विजयनगर का काम तो मैं आपका करवा दूंगी आपका। लेकिन अगर सबके लिए कोई समस्या है तो हमको अपने अधिकार से लड़ना ये आना चाहिए कि आपको क्रॉस क्वेश्चन आना चाहिए, वरना साहब मत दो मेरे को लिखित में दो कि मैं आपके क्राइटेरिया में नहीं आती हूँ, मैं आपको 2-5 हजार रुपये से वो तैयार हूँ मैं आपको, लेकिन मतलब मुझे क्यों नहीं हो रहा है, तो आप हेड ऑफिस से हम डिपार्टमेंट में जाओ आप, ऐसा तो डिपार्टमेंट में जाइए आप ऐसा। हाँ मेरा मैं तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में भी आती हूँ, उसमें भी मुझे लोन मिल सकता है। एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी चल रही है ना, उसमें भी हम लोगों को लोन मिल सकता है। हाँ तो उसके लिए मैंने अभी बताया था जो स्वरोजगार योजना है ना, तो वही लघु उद्योग के लिए जो सबसे पहले 10,000 वाला मैंने वही बताया था कि वो 10,000 के लिए अप्लाई करो। 10 आपने दे दिया तो आपको 20 का ऑफर आएगा, 20 दिया तो 50 का आएगा, 50 के बाद 2 लाख का आएगा। अब जब आप 2 लाख तक पहुंच गए ना, आपको 4-5 साल तो लग जाएंगे 2 लाख तक, जो 50 लोग ये, तो क्या होगा कि योजना ऐसी है ये कि अगर अभी हम 2 लाख रुपए मांगते हैं बैंक से तो मना कर देगी कि आप रजिस्ट्री की कॉपी लाओ, बैंक की कॉपी लाओ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाओ। लेकिन अगर ये 10,000 से हम स्टार्ट करते हैं तो हम उनके उसमें आ जाएंगे, मतलब आप बैंक को देना होगा, क्योंकि ये सरकार के आदेश है कि आपका व्यवहार अच्छा, आपने 10 भी रिटर्न किया है, 50 भी रिटर्न किया है, तो आपको पैसा देना पड़ेगा ऐसा। तो ये बराबर इसमें हम इसमें शामिल हो सकते हैं। और यही योजना ऐसी है कि 10,000 से शुरुआत है, ताकि आपका व्यवहार देखा जाता है कि आप रिटर्न करना चाहते हैं या नहीं चाहते, तो इसी कारण आपको इतना छोटा अमाउंट देते हैं। तो कई बार क्या होता है दीदी कि हमको 10,000 की आवश्यकता नहीं है वर्तमान में, लेकिन हमें 10,000 रुपए लेके रखना चाहिए। आप अकाउंट में डालो, इंस्टॉलमेंट करता रहेगा, एक इंस्टॉलमेंट तो आपको बचेगा, 20 का ऑफर आएगा, कटता रहेगा, 50 का आएगा, क्योंकि उसमें ये एक लोन ऐसा है कि इसमें बहुत मिनिमम ब्याज लगता है, बहुत मिनिमम ब्याज। फिर हम सरिता जी मेरा एक प्रश्न था जी कि जहाँ ग्राम पंचायत और नगर निगम नहीं है, ग्राम पंचायत है, तो वहाँ वो कैसे योजना का लाभ मिलेगा उनको? दीदी पंचायत में भी सेम प्रोसेस है, आप पंचायत के वहाँ के सरपंच से जाके मिलिए, बिल्कुल ये योजना जो सरकार नगर निगम में चला रही है वो पंचायत में भी इसकी सुविधा मिल रही है। ये बात कही कि पंचायत में भी पूरी सुविधा है। आपको सरपंच से संपर्क करना होगा। अगर हम तेरे मेरे अपने पड़ोसी से कहेंगे तो लोग आधे तो अपने हौसले भी कर देते हैं, अरे कोई नहीं करेगा, नेतागिरी के काम है, कौन जाता है कौन करेगा, लेकिन ऐसा नहीं दीदी, आपने अधिकार लड़ना हमको आना चाहिए, 100% आपका काम है, बिल्कुल हाँ आप एक ठीक बार है। जाइए, कोशिश करिए, एक बार जाइए, 2 बार जाइए, तीसरी बार तो मैं बोल रही हूँ आप लेकर ही आएंगे, मतलब
क्योंकि क्या होता है कि वो लोग जो ऑफिस वाले हैं ना, वो भी हमको दिमागी रूप से वो भी तैयार हो जाते हैं कि रोज आते हो ये नेतागिरी करेंगे, इसको तो अपना काम करना पड़ेगा, तो वो लेना देना भी नहीं करेंगे और अपना काम सबसे पहले करेंगे, क्योंकि ये लोग तो भीड़ काम करना चाहते कि ये अपने लिए सिरदर्द नहीं बन जाए मतलब। तो अपने को उसको दिमाग से तैयार करना है कि मैं रोज आ रही तो लेके जरूर जाऊंगी ऐसा। तो आप जाओ दीदी, बिल्कुल होता ही नहीं, मतलब ये हमारे अधिकार के अंतर्गत है। हाँ, वही पूछना था कि नगर निगम नहीं है, जहाँ पंचायत है, तो उनको कैसे लाभ मिलेगा? नहीं, ये पंचायत पे भी बिल्कुल पूरी सुविधाएं देती, पूरी सुविधाएं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको कलेक्टर ऑफिस का जो वहाँ का जो डाटा जो छपा हुआ पूरा आता फॉर्म, वो भी आपको मैं इस पे ग्रुप पे सेंड करूंगी कि उसमें सब योजना और उसका नियम लिखे रहते हैं। उसके अंतर्गत आप सबको फॉलो करोगे तो आपको देना ही होगा ना उनको। हम आप जो क्राइटेरिया बोल रहे हो, आप जो पेपर्स मांग रहे हो, हम आपको सब दे रहे हैं, तो आपको बेनिफिट देना पड़ेगा। ऐसा है, ऐसा। ठीक है, थैंक यू दीदी, थैंक यू। धन्यवाद दीदी। हाँ, मेरा एक प्रश्न था कि जो हम 18 साल के बच्चे के लिए जो योजना, पेंशन योजना जो हम लेना चाह रहे हैं, तो बाद में बच्चा जैसे नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसको फिर वापस वो पेंशन मिलेगी? तो ये पेंशन थोड़ी फिर मिलेगी उसको। नहीं दीदी, उसको एक बात सुनो दीदी कि ये अटल पेंशन एक अलग चीज है और ये वृद्धावस्था पेंशन अलग चीज है। तो अच्छा, जो वृद्धावस्था अगर ये देखो, हाँ एक बात सुनो कि आप अटल पेंशन में शामिल हुए तो आप भले बाद में कोई गवर्नमेंट जॉब भी करोगे तो भी आपको पेंशन मिलेगी, लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब के बाद में आप ये 60 साल के ऊपर वाली जो नगर निगम की पेंशन है वो नहीं मिलेगी, पर अटल पेंशन मिलेगी, क्योंकि उसमें आपने खुद का शेयर है, आपने खुद ने पैसा जमा किया है, तो वो पैसा आपको जरूर मिलेगा, वो आप भले किसी भी पोस्ट पे हो। लेकिन अगर आप अगर गवर्नमेंट सर्विस पे हो और रिटायर हो गए और आपको पेंशन चालू है, तो आपको नगर पालिका निगम जो आज 600 दे रही है, भविष्य में 1000-2000 देगी, उससे वो नहीं मिल पाएगी आपको, लेकिन अटल पेंशन आपको एज इट इज मिलेगी। जो 18 साल वाली आप जो बात कर रहे हो, वो पैसा आपका 1 रुपया भी नहीं कटेगा, पूरा पैसा मिलेगा। ओके, हाँ ठीक, थैंक यू। ये जो अटल पेंशन का आप बता रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट भी अपना कुछ शेयर डालती है क्या, कि अपना ही पैसा अपने को मिलता है? डालती है दीदी। आप सोचिए कि 54 रुपए महीना, 54 रुपए महीने, मतलब 54 रुपए महीने से कितना सालाना कितना हो गया आपका? 600 रुपए, 610, 100 जो भी होता होगा, तो 600 रुपए आपका 1 साल का जा रहा है, तो 10 साल में आपने कितना? 6000 रुपए। उसके बाद आपको चालू रुपए, लेकिन आपको वही 1,70,000 मिल रहा, मतलब डबल मिल रहा है ना आपको। तो आपका पैसा प्लस सरकार का, वो तो पूरा पैसा आपको मिल रहा है 1,70,000 प्लस सरकार आपको 1000 रुपए महीना दे रही है। ऐसे ही अगर आप 200 रुपए, 210 रुपए महीना दे रहे हो, तो 210 रुपए का काउंट करके देखना कि 210 रुपए के हिसाब से आपका 40 साल, मतलब 42 साल में कितना होता है, तो उतना ही आपको सरकार भी मिला रही है, तो वो तो पूरा पैसा आपको एज इट इज मिलेगा, 8.5 लाख रुपए प्लस 5,000 रुपए महीना सरकार आपको दे रही है। तो ये तो बेनिफिट है मतलब, और इसमें आपका पैसा डूब नहीं रहा, आपको पूरा पैसा रिटर्न हो रहा है उसमें, पूरा पैसा मिल रहा है। और ये 8.5 लाख रुपए जो है, तो एक्सीडेंटल वाला है या नहीं, आपको मिलना ही है, कंपल्सरी है? मिलना ही है आपको। वारिसनामा देखो, 18 साल के बच्चे ने अप्लाई किया तो वो सबसे पहले तो अपनी मदर को बनाएगा, इन फ्यूचर वाइफ को बनाएगा, फिर बच्चों को बनाएगा। तो वारिसनामा आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। कई लोग तो ऐसे कि भैया दोनों जने और पता चले बच्चे ही नहीं है, तो वो किसी ट्रस्ट को भी दे सकते हैं, किसी नियरेस्ट को दे सकते हैं। तो वारिसनामा चेंज होता रहता है, आप वारिसनामा का कोई टेंशन नहीं, लेकिन पैसा पूरा मिलता है। ये सरकारी योजना है, मतलब ये किसी पॉलिसी नहीं कि जो लैप्स हो जाए, ना ये कोई कंपनी है कि पैसा डूब जाए, पैसा पूरा मिलेगा क्योंकि सरकारी योजना है। ये हमको बैंक से जाके करना है या नगर निगम से? देखो, ये इसमें नेशनलाइज बैंक है, जैसे पंजाब बैंक है, स्टेट ऑफ में बैंक, ये हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा है, सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, SBI है। तो ये बैंकों में जाकर संपर्क करो और बोलना हमको अटल पेंशन में शामिल होना है। तो अटल पेंशन और प्लस हमको जीवन बीमा, जीवन ज्योति बीमा जो 12 रुपए और 330 वो हम लोगों का है, काफी समय से है। हाँ, तो बहुत बढ़िया है दीदी। वो तो आजकल बैंक वाले मैक्सिमम लोगों का कर देते हैं, और रिमाइंडर भी डालते रहते कि पैसे आपके खाते में, भले लाखों रुपए, तो भी रिमाइंडर डालते खाते में पैसा नहीं, चेक करें, नहीं तो आप इस योजना में शामिल नहीं होंगे। आज ही कल परसों बैंक का आया था कि आपके खाते में पैसा नहीं है तो कृपया जमा करें,
तो लोग सोचते हैं कि बाप रे हमारे खाते में तो इतना सारा पैसा, ये कैसे बोल सकते हैं, ताकि वो हमको बुला के साइन करवा लेते कि आपने इस बार भी आपने पैसा भर दिया। हम डर जाते हैं ना कि बैंक से पैसा कैसे जाएगा। ऐसा होता है। 50 वर्ष वाले भी अटल योजना में कर सकते हैं क्या? नहीं दीदी, 18 साल से लेकर 40 साल तक का व्यक्ति। अच्छा, 18 to 40। आप 18 साल से 40 साल तक, 50 साल बस वो आधार में, जो आधार बोलेगा वो आपकी वो उम्र है, आधार में जो होगा वो आपकी उम्र। जी दीदी, और कुछ प्रश्न? प्रश्न आप लोग को योजनाओं से संबंधित बहुत विस्तृत जानकारी दी ना। पॉइंट टू पॉइंट पूरा बताया गया है से लेके सब। जी जी, दीदी तो मोबाइल थोड़ा हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप बोल सकते हो। हाँ, अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य उद्देश्य, जो कि अखिल भारतीय नारमती नर्मदे हर आवाज आ रही है? हाँ, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस मंच पे बुलाया और आपकी अध्यक्षता में मैंने अध्यक्षता की, इसकी मेरे को बहुत खुशी है। और मैं सभी अपने महासभा के आदरणीय जो भी महासभा से कनेक्शन रखते हैं और अभी हमारे इसमें जुड़े हुए हैं, उन्हें सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने अपना कीमती समय दिया है इस मीटिंग के लिए। और सरिता जी ने जो हमें पेंशन योजना के बारे में बताया हुआ A to Z, मतलब उन्होंने जो डिटेल दी है ना, बहुत ही बढ़िया दी है और इसका लाभ हम लोग सभी ले सकते हैं। क्योंकि मैं तो ये काम यहाँ पे करती ही हूँ, लेकिन अब हमारा बड़ा शहर है और एक्चुअली मैं एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं इसमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करती हूँ। हमारा स्मार्ट वर्क ऐसा रहता है कि हम लोग एनजीओ वाले नगर निगम के अधिकारी से
और बैंक के अधिकारी से हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग उनके साथ में जुड़ के और फिर हम लोग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हम लोग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, एक ही जगह, एक ही प्लेस पे काफ़ी लोगों को हम लोग फ़ायदा दिला सकते हैं। हम लोग इसमें ऑनलाइन जो वर्क करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी बैंक मतलब जैसे सेंट्रल बैंक है, अभी सरिता जी ने बताई है, वो बैंक के मैनेजर से जाके हम लोग वही बोलते हैं कि आप आपके इधर से एक अधिकारी को भेजिए और बाकी पब्लिक को इकट्ठा करना, डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो सभी एकत्रित करना हम लोग का काम है। और हम अपने 4 आदमी वहाँ बिठाते हैं और 4 आदमी बैठा के फॉर्म भरते हैं वो लोग और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर और उसको फिलअप करके हम बैंक के अधिकारी को दे देते हैं। तो बैंक के अधिकारी के पास में वो पेपर ले जाके और वो पूरा का पूरा अपना ऑनलाइन उसको रजिस्टर्ड कर देता है और वो पूरी की पूरी चीज़ें फिर हमारे पास आती है जो हम पब्लिक को दे देते हैं। तो यहाँ पे मेरा मतलब थोड़ा-सा ऐसा स्मार्ट वर्क होता है, इसमें है ना हर आदमी परेशान नहीं होता खुद अकेला। जैसे अभी एक मैडम ने बोला ना कि हम कितनी बार जाएँ और कितनी बार ये करें, हाँ, ये चीज़ें होती है, मैं 100% मानती हूँ। लेकिन सरिता जी ने भी बराबर बोला है कि थोड़ा-सा नेतागिरी तो करना ही पड़ता है सामने जाके। नेतागिरी करेंगे नहीं तो सामने वाला तो ऐसे ही हमारे को हो गया। और नगर निगम आपके इंदौर की क्या, वो तो ऑल ओवर इंडिया की करप्ट है। सही है। 100% करप्ट है। सीधा-सीधा उनको बोलना पड़ता है कि आपको टेबल से नीचे चाहिए क्या जब काम होगा? अरे मैडम सही आप क्या बात कर रहे हो? सीधा मतलब उनको फिर ऐसा ही बोलना पड़ता है जब जाके वो लोग काम करते हैं। नहीं तो पूरा इंडिया में नगर निगम तो बस यही है कि उसको खुद की पगार से कुछ मतलब नहीं है। मेरे पास ऊपर से कितनी आ रही है, चाहे वो एक स्वीपर ही क्यों ना हो, मतलब एक झाड़ू-पोछा लगाने वाला ही क्यों ना हो, वहाँ से बड़े अधिकारी क्यों ना हो। यहाँ तक कि मेरा तो कमिश्नर के पास तक जाके भी वो लोग नहीं सुनते। कमिश्नर ने उसको बोल दिया, अधिकारी को भी बुला लिया, कमिश्नर सामने बैठा है, मैडम इतने टाइम से आई है, आपने ये विधवा पेंशन योजना का है, इसमें आप हर चीज़ में एक-एक डॉक्यूमेंट्स क्यों बताते जा रहे हो कि ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, जबकि मैंने पूरे पेपर दिए। तो हम लोग विधवा पेंशन योजना के भी सारे पेपर्स एक साथ इकट्ठे करते हैं और इकट्ठा करके हम वो पूरे अधिकारी को जाके दे देते हैं कि आपको इसमें से कितने पास हो रहे हैं, वो हमको करके दो। तो मतलब वो कमिश्नर के सामने तो हाँ, हाँ बोल देता है, लेकिन बाद में फिर भी नहीं करता। बात नहीं करता है। तो मतलब उसको उसका भी कुछ नहीं है, तो वो बात तो है, लेकिन बस थोड़ा-सा हमको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। और नगर निगम से अभी मैं वही बताना चाहती हूँ, अगर नगर निगम से नहीं होता है, तो आप ये सब सारी चीज़ें बैंक से भी करा सकती हैं। बैंक में भी ये सारी सुविधाएँ हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी बैंकों को भी ये सुविधाएँ देकर रखी हुई हैं कि आप पेंशन योजना का और मुद्रा लोन का ये सब करें। और मुद्रा लोन के लिए सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको उसकी पूरी फाइल तैयार करना पड़ेगा। फाइल में आपको अपना पूरा प्रोजेक्ट वर्क बताना पड़ेगा कि मेरी ये जगह है और मैं ये वर्क करना चाहती हूँ और मेरा इसमें इतना काम है और मेरी ये इतनी मशीनें हैं। वो सब आप ऐसा प्रोजेक्ट आप तैयार करके अगर वहाँ पे बताती हैं ना, तो आपका ईज़िली आपका लोन पास हो जाता है। तो ये नहीं सब मैम, पर चीज़ें ये हैं नहीं और होता है। मैं कई बार गई ना तो वो लोग बैंक मना कर देते हैं कि हम लोग लोन देते ही नहीं। हाँ, ये है, बराबर है। नहीं देते हैं, वो क्यों बोला? क्योंकि उनके पास में वो पेंशन योजना वो सॉरी मुद्रा लोन का नहीं होगा। कुछ बैंक हैं जिनके पास ही मुद्रा लोन का आया हुआ है, सारी बैंकों के पास में नहीं है। तो वो वहाँ पे जाके मैनेजर को पूछना पड़ेगा, अगर वहाँ मुद्रा लोन होगा तो ही वो पास करेंगे, अदरवाइज़ वो मना कर देंगे कि हम लोग मुद्रा लोन नहीं करते। यहाँ तक कि ये भी बोलते हैं, हमारे पास में 20 लोगों का सैंक्शन ऑर्डर ऊपर से आया था, हम लोग ने हाँ, वो 20 लोगों कंप्लीट का हो गए, हाँ, हमारे हमारे टारगेट कंप्लीट कंप्लीट हो गए। जी हाँ, हमारे कंप्लीट हो गए, अब हम नहीं करेंगे। तो अपने को उनको क्वेश्चन करना एक पड़ेगा डेढ़ कि से नहीं अपनी किया। बिजनेस चला रही हूँ, जी, जी, बस ऐसे ही लेकिन वो काफी समय से मैं कोशिश करती हूँ फिर छोड़ देती हूँ, जाने तो हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं। पर मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है तो आपको लेना चाहिए, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं जी, है। मैं जी, अपने जी। उससे अच्छा कर रही हूँ और हम लोग कर सकते हैं, फाइनेंस प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या होता है कि गवर्नमेंट ने यदि फैसिलिटी दी है तो आप उसको मेरे फ़ायदा हस्बैंड तो नहीं करते कि छोड़ हाँ, दो, और नहीं और महिलाओं करके। को इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए क्योंकि हाँ, वही मैं महिलाओं में बोलती हूँ कि नहीं, एक आपको टैक्स में कम बेनिफिट रहता हाँ, अपने को एक कम इंटरेस्ट पे मिल रहा है ना ये, लोन जो है। है हाँ जी। एकदम मिनिमम इंटरेस्ट पे मिल रहा है हमारे को, तो हम लोग को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए ना। कितनी सारी महिलाएँ हैं जो बेचारी इधर-उधर से कर्ज़ा लेती है 8% 10% है क्योंकि हमारे यहाँ पे है 8% 10% पे से बाहर से लोन लेती हैं और वो खुद तो जितना नहीं कमाती इतना उसमें इंटरेस्ट भर देती हैं।
तो मतलब अगर गवर्नमेंट अगर दे रही है तो हमें हक से और तो झगड़ा करके और उनसे हमें ये काम करवाना चाहिए। तो आज आपका तो काम ख़ैर मेरे को विश्वास है कि सरिता जी ज़रूर करके देंगी, वो विजयनगर में ही है। तो अगर सही बात है, मैं भी सही रिक्वेस्ट बात करती हूँ कि सरिता जी आप ज़रूर इनका काम कर दीजिए, तो आज की अपनी मीटिंग बिल्कुल, सक्सेस हो जाएगी कि हमने बिल्कुल आज सही के बात, प्रोग्राम में एक महिला का ये काम करवा के दिया सही है ना? बात, हाँ सही जी, बात। जी और और मुझे भी खुशी होगी कि आप तो ये करोगे कि मैं जिस जोन पे हूँ तो मेरी पूछती कि कौन है, जैसे मुझे लगता है कि अरे ब्राह्मण है, तो वो लोग बोलते हैं कि वो मैडम के ब्राह्मण भाई आ गए, वो मैडम की बहन आ गई, तो मैं ब्राह्मण सुन के ही मैं उसका काम करती हूँ, ये मेरे नेचर में है बस, बस, कि बस, नहीं मेरा ब्राह्मण है, तो वो लोग उन नाम से जानते हैं, ज़रूर, बोले मैडम आपके ब्राह्मण भाई आए थे, उनका काम हो गया। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर तो 100% बस मुझे खुशी यही होगी है ना, हाँ, क्योंकि हम यही अपने अपने वालों को करना को है। करेंगे तो हमारी ग्रोथ होगी, मतलब जी हाँ, तो यही मेरा तो करना है। बिल्कुल ही कि जो हमारे वाला ब्राह्मण हो कोई भी हो, ये जी, ब्राह्मण है तो उसका काम होना चाहिए, काम वो होना व्यक्ति चाहिए। टेबल में खाली नहीं जाना चाहिए। बराबर है, बराबर है। और अभी अच्छा, एक और मैं एक और जानकारी और देना था कि जैसे एक नाम ऐसा है दीदी कि झाड़ू पोछा कार्ड, लेकिन ये झाड़ू पोछा कार्ड है ना, नाम तुमको बहुत ऐसा लगता है कि झाड़ू पोछा कार्ड, और उन्होंने जो बोल रखा है वैसे लोगों को ऐसा करते भी नहीं, क्योंकि एक्चुअल में जो झाड़ू पोछा करता है उसके पास कोई सामान नहीं है, ना उसके पास आधार है, ना समग्र आईडी है, ना कुछ है, लेकिन एक लेटर रहता है कि जिसे वो अपना, मतलब नगर निगम में तो यही होता है कि कोई आया जो मेरे पास ये 10 साल से काम कर रही है, 5 साल से काम कर रही है, 2 साल से काम कर रही है, तो बस वो लेटर ही उसको वो कार्ड बना देता है। नाम बहुत छोटा है उसका, लेकिन कार्ड के बेनिफिट बहुत है। वो कार्ड ऐसा है दीदी कि कोई ऐसे यंग एज की बच्ची ने बनाया, 20-25 साल की उसकी शादी हुई है, उसने वो कार्ड बना लिया, जब उसको डिलीवरी होगी तो उसको 15,000 रुपये कार्ड पे मिलते हैं। अगर ईश्वर ने चाहे किसी की मृत्यु हो गई तो उस कार्ड पे उसको 15,000 रुपये मिलते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग जैसे सास ससुर है तो वो कार्ड उससे मायने रखता है कि कार्ड पे उसको पैसा मिलता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब कि ये कि हम किसी व्यक्ति से मांग नहीं रहे, ये हमारे अधिकार के अंतर्गत है, तो हमें भी ये काम करना चाहिए कि कार्ड बना के रखना चाहिए। प्लस उस कार्ड पे भी, जैसे हम 60 साल के नहीं है, हम विधवा नहीं है, हम विकलांग नहीं है, तो हमको वो जो कार्ड बना रहेगा, वो कार्ड पे आपने अपने सास ससुर का, अपने बच्चों का, हस्बैंड का नाम डला दिया, तो आपको उतने लोगों का हर महीने का अनाज मिलेगा उस कार्ड पे। तो हम किसी भी तरीके से सरकार से सुविधा नहीं, हम लोग ये मत सोचे कि हम अपने लोगों में क्या है, हम तो ब्राह्मण है, झाड़ू पोछा कार्ड को अपन करने जाते हैं क्या, क्योंकि ऐसा इसलिए बोलते हैं कि हम अपने आप से ईमानदार हैं कि जो करेगा उसको मिलेगा। तो कोई नहीं करता है, जो झाड़ू पोछा करता है वो तो उनके पास समय ही नहीं, इतना पैसा कमाते हैं, उनको इतना अनाज मिल जाता है कि उनको ये कार्ड की आवश्यकता ही नहीं है। पर हमें इस कार्ड की आवश्यकता है, क्योंकि हमको उसका बेनिफिट है कि हमको 5 सदस्यों के नाम अगर जुड़े हैं तो उस कार्ड पे हमको बिना, हम विधवा भी नहीं है, विकलांग भी नहीं है, 60 साल के भी नहीं है, तो भी उस कार्ड पे 5 लोगों का अनाज हमको मिले। 2 बच्चे, हस्बैंड, सास ससुर, जितने भी लोग हो, समग्र आईडी में जितने लोगों का नाम है, उस कार्ड का बेनिफिट है कि आपको उतना अनाज हर महीने मिलेगा। तो आपको कार्ड बनाना चाहिए। हस्बैंड है तो उसको मजदूर डायरी बना लेना चाहिए। मजदूर डायरी बनाई तो सेम प्रोसेस है, मजदूर डायरी में उसको लोन भी मिलेगा इजीली। उसको उसके क्या होगा कि भविष्य में जैसे पट्टे वट्टे का रहता है, या अपने को हाउस के वगैरह हाउसिंग योजना चलती है, तो उसमें भी वो आवाज़ कार्ड वगैरह मैंने रखा है कि उसको उसके कुछ परसेंटेज उसको डाउन रहता है कि आपको इतना ही प्रतिशत भरना है। तो ये कार्ड, ये जो चीजें हैं ना, हमको, हम जिसका नाम जैसे मजदूर कार्ड, तो अपन मजदूर तो है ही नहीं, तगारी उठाएंगे तो मजदूर कहलाएंगे। तो ये हमारे को सोच बदलनी होगी। हमको तो ये देखना है कि सरकार योजना दे रही है, हमको फायदा उठाना है, क्योंकि हम ब्राह्मण, हमको कुछ मिलता ही नहीं है। तो मैं तो ये बोलती हूँ, मैं तो सबको यही सलाह देती हूँ कि आप सबसे पहले कार्ड बना लो। मैं कई लोगों को लिख देती हूँ कि हाँ, हम ये मेरे काके के घर इतने साल से काम कर रही है और इसको मैं जानती हूँ, हमारा भला है, क्या हुआ। मैं तो वो दीदी को भी ये सलाह दे रही हूँ जिन्होंने तो उनका बोला कि कार्ड उनका मैं बना के दूंगी, मैं लिख के दूंगी कि मेरे यहाँ पे है। लिख के देने से दीदी आप हमारे नहीं, हम तो अपन तो एक है ना, मतलब, लेकिन उसको उसका बेनिफिट मिले। बेनिफिट हम, पर मेरा मतलब ज्यादा से ज्यादा हम सुविधा अर्जित करें, हम ऐसा काम करें। हम गलत नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, गलत नहीं नहीं कर गलत रहे। नहीं करें, हम गवर्नमेंट से लेकिन आप फ़ायदा पच्चीस लेना किलो चाह रहे हैं अनाज ना। 25 किलो अनाज कितना होता है, 150, 5 किलो 150 रुपए का आता है, तो 25 किलो मायने रखता है। अभी दीदी अपने लास्ट टाइम एक जने का पाराशर जी का अपने करवाया था ना द्वारकापुरी में, 20 किलो का, उनको आज भी 20 किलो अनाज हर महीने मिलता है। उनको पर्ची बनवाई थी, तो उनको कितने महीने हो गए, 10 महीने के 8 महीने करीब हो गए, उनको बराबर 20 किलो अनाज मिल रहा है, उनको बराबर मिल रहा है। उनका मैंने कार्ड बनवाया था, आज भी मिल रहा है।
तो ये हमको सुकून है कि हमारे वाला कुछ ऐसी सुविधा का लाभ ले। और ये नगर निगम में जो नाम होते हैं ना, तो हम नाम से डर जाते हैं, क्योंकि हमने अरे हमारे जो कैटेगरी है ब्राह्मण है, बाप रे झाड़ू पोछे का कार्ड, मजदूर कार्ड, तो लोगों को कि हम ईमानदार है, ब्राह्मण है, कि मजदूर मतलब तगारी उठाने वाला, झाड़ू पोछा मतलब काम वाली भाई। तो वो दो ही चीज दिमाग में चलती है। हम तीसरा नहीं सोचते कि तीसरा हम अगर बनाते तो फायदा क्या है। फायदा ये है कि हम 60 साल के होंगे जब पेंशन मिलेगी, लेकिन अगर हम 20 साल तक तो हम इसका अनाज खाएं इसके नाम से। सरकार हमको कोई सुविधा तो दे नहीं रही, कम से कम 25 किलो गेहूं लेकर आएंगे। तो हमको इतना स्मार्ट होना चाहिए, मतलब एक एक्टिवनेस होना चाहिए कि नहीं, मुझे मेरा अधिकार का मिलना चाहिए। मैं तो सबको ये सलाह देती हूँ कि बिल्कुल आप ये बनाओ, ये करो, जितना हम सरकार से सुविधा ले सके हमको लेना चाहिए, ऐसा है। और एक बात ये है कि जैसे अभी सरिता जी ने पूछा था कि वो कौन सा क्वेश्चन पूछा था सरिता जी ने, आरक्षण का। हाँ, आरक्षण का पूछा था ना, तो उसमें शायद इनकम टैक्स, सॉरी, इनकम सर्टिफिकेट भी शायद मेरे ख्याल से लगता है। नहीं लगता है, नहीं लगता है, क्योंकि मेरे, हाँ, हमारे यहाँ पे हम लोग 10% का है ना दीदी, तो उसमें नहीं लगता। अच्छा, नहीं लगता ना। हाँ, क्योंकि मैं कई लोगों का यहाँ पे जो इनकम सर्टिफिकेट के लिए आता है ना, तो फिर हम लोग उनको कम इनकम दिखा के और हम लोग को उनको सर्टिफिकेट बना के देता है। हालांकि उसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 साल की रहती है, 1 साल के तक का ही चलता है वो। तो हम लोग उनको वो इनकम का जो है सर्टिफिकेट, हाँ, हम लोग उसकी कम एकदम आयु ये बता के अपनी उसकी इनकम, और फिर हम उनको वो सर्टिफिकेट दिलवा देते हैं। तो वो उसमें उनको ये आरक्षण वगैरह का थोड़ा सा जल्दी काम हो जाता है, फटाफट। तो पर दीदी ये आजीवन है, ये आरक्षण का आजीवन है। एक व्यक्ति का जैसे हम 5 सदस्य हैं तो 5 बना देंगे। तो 5 की प्रोसेस वही, एक लेटर लिखेंगे, समग्र आईडी लगाएंगे, आधार लगाएंगे, और जोनल अधिकारी सील साइन करेगा, वो कलेक्टर ऑफिस जाएगा, वो कागज अपने को लेके जाना है, उससे लग जाएगी आप 10% का आपके पास कागज तैयार। बराबर। तो अभी अभी सरिता जी ये पूछना था, एक बात मैं भी पूछना चाह रही हूँ। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, धन्यवाद दीदी। तो वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन है, उसके लिए भी एक ये इनकम क्राइटेरिया होगा ना, कुछ सीमा रेखा होगी उसकी? वृद्धावस्था पेंशन 60 साल के ऊपर, अगर आप 60 साल इनकम की, इनकम के नहीं, आपकी सरकारी सर्विस नहीं होना चाहिए। हाँ, आपकी सरकारी सर्विस नहीं होना चाहिए। अगर आपको सरकार से पेंशन मिलती है तो आप इसके उसमें नहीं आते। लेकिन अगर आपने अटल पेंशन में लिया है, और जैसे 18 साल का बच्चे ने अटल पेंशन लिया है और आज 32 साल की उम्र में उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो भी उसको 60 साल बाद अटल पेंशन योजना में लाभ मिलेगा। तब अपन किसी लिए लाभ नहीं मिल पाएगा। अच्छा, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। अगर और कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो मैं सादर आमंत्रित हूँ, तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हाँ, तो मैं ये सब बताया मैंने, और मैं आपसे मतलब ऐसा अभी मेरा आगे का फ्यूचर का प्लान यही है कि अपने समाज के लिए अभी जो जैसे बड़े बड़े शहर हैं या फिर जो भी छोटे शहर भी हैं, मैं वहाँ के अधिकारियों से मिल के, और ये चीज जैसे मैं यहाँ पे कैंप लगाती हूँ, वो कैंप में वहां पे भी लगाने का सोच रही हूँ। तो अगर भगवान ने चाहा, अगर सक्सेस हो जाता है, तो ये अपने समाज के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि उसमें काफी लोगों को एक साथ में एक ही जगह पे पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। तो अभी मेरा ये चल रहा है, आगे प्लान है, कंटिन्यू करूंगी उसको मैं धीरे धीरे। जी जी, जरूर जरूर, भोपाल, इंदौर और हरदा और इटारसी, ये तो मेरे 4 एकदम जुड़े हुए हैं। तो जरूर, नहीं, हाँ, अपन नर्मदा भवन से ही करेंगे। और अभी जस्ट मेरे को है ना एक वहीं से, भोपाल से ही मेरे पास में एक एडवर्टाइजिंग के लिए आया था। मतलब उन्होंने कंप्यूटर क्लासेस खोली हुई है, लेकिन उनका ये नहीं हो रहा है, मतलब वो कैसे चलाएं उसको, क्या करें, वो एडवर्टाइजिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने वही मेरे से बोला था कि मैडम, हम हमारी कंप्यूटर क्लास का मतलब एडवर्टाइज कैसे करें, हम
कैसे चाहें कि हमारे पास में स्टूडेंट्स आए करके। तो मैंने उनको सबसे पहले तो फ्री सेमिनार्स का मैंने वो दिया, एडवाइस दिया। मैंने बोला आप सबसे पहले फ्री सेमिनार रखिए और वो भी आप हमारे इसके एनजीओ के अंडर रखिए, मैं आपको वहाँ पे स्कूल वगैरह सारे प्रोवाइड करवा के देती हूँ। और सिर्फ स्टूडेंट है तो वो भी हम लोग हमारी जो ब्राह्मण समाज की जो वहाँ की संस्था है मेरी, तो मैं उसी के साथ में जुड़ी हुई हूँ। तो मैं उनसे बोल के मैंने बोला था कि स्टूडेंट्स वगैरह को भी मैं जुड़ा के और आपको ये करवा के देती हूँ। तो आप इसके लिए विचार करो, अगर ये लगता है अपने नर्मदा भवन ट्रस्ट में अगर ये काम करना है, अपने समाज के लिए ही करना है, या फिर इसमें अपन अदर लोगों को भी बुला सकते हैं, अपने ब्राह्मण समाज को, है ना? तो उनको भी बुला के और अपन इस चीज का फायदा अपन उनको दे सकते हैं। तो ये आपके कहाँ एमपी नगर में ही है वो क्लासेस, उन्होंने अभी खोली है ना? तो हम लोग वो कर सकते हैं जरूर। और अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकती हैं, क्योंकि मैं अभी जो कंटिन्यू बोल रही थी तो वो थोड़ा सा मेरा लिंक चेंज हो गया। तो हाँ, तो अभी आप अगर कुछ चाहते हैं तो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर गाइड करूंगी। मैं ये कहना था कि जो पेंशन योजना के जो भी मतलब नियम है, उसके पेम्पलेट्स वगैरह कुछ रहते होंगे, तो उसके फोटोग्राफ्स खींच करके हम ग्रुप्स पे डाल सकते हैं, तो वो भी हमको थोड़ा सा नॉलेज में आ जाएंगे सबके भी। फिर उस पे जिसको लगता है वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमको ये इसके बारे में आप खुद से जानकारी चाहिए, ये भी कर सकते हैं। नहीं, और सरिता जी क्या होता है ना, कि हर पर्सन जो भी जाता है तो उसके टाइम में मतलब कुछ अलग नियम हो जाते हैं, कुछ तो रूल से भी थोड़े से चेंज हो जाते हैं। अभी जैसे किसी के हैं, हाँ, किसी का कुछ एज के हिसाब से आ जाएगा, किसी का कुछ सर्विस के हिसाब से हो जाएगा, तो मतलब वो चेंज हो जाते हैं ना वहाँ पे। फिर वो वहाँ पे वो ऑनलाइन चेक करते हैं, फिर देखते हैं वहाँ पे, फिर जो चीज आएगी ना, फिर वो पूछेंगे आपने ये लाए क्या। तो इसके लिए एक ही सबके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्स जो कंप्लीट हैं वो ही है, लेकिन रूल्स और नियम्स ना उसमें सभी के लिए एक से नहीं रहते हैं। एज का भी उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है ना? फिर महिला है, जेंट्स है, उनका भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ये सब चीजों का, और जैसे प्रीमियम है तो प्रीमियम भी सबका अलग अलग रहता है। तो सब एक अपन नियम उससे नहीं आते भी नहीं है और वो रहता भी नहीं है। जी हाँ जी। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर। वो ऐसा ही है ना, मतलब आपको अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत है, तो आपको खुद को बताना पड़ेगा कि भई हम इस शहर से हैं और यहाँ पे हैं और आप हमें इसके लिए बताइए कि हमें कहाँ जाना है। तो सबसे पहले तो हम उनको भेजेंगे वहीं पे, और मेरे जैसे तो मैं सीधा ये बोलती हूँ आप वहाँ पे जाइए, वो ऑफ़िस में जाइए,
वो अधिकारी से मिलिए, वो अधिकारी से अगर बात उससे बराबर करी तो ठीक है, नहीं तो मेरे को आप उससे बात करा दीजिए। फिर मैं उसको बात करके फिर बराबर उसको बताती हूँ ना, समझाती हूँ, क्योंकि सभी लोगों को जानकारी नहीं रहती है ना कि कौन सी चीज है, तो वो टरकाने की सोचता है वो। हाँ, कि नहीं नहीं इनको अभी कर दो, भगा दो, ऐसा। जब अपन उसको प्रॉपर चैनल से उसको बात करेंगे ना, तो फिर वो उस काम को बराबर, अच्छा अच्छा ऐसा काम है, हाँ हाँ बैठो बैठो मैं करके दे देता हूँ, ऐसा होता है। तो सामने वाले भी अगर बताएंगे कि हमको ये चीज चाहिए, मैं इस शहर में हूँ, यहाँ पे हूँ, तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं इसके लिए कि भाई यहाँ पे इस शहर में आपको किससे मिलना है या कौन से ऑफिस में जाना है, ऐसा हो सकता है। जी। आदरणीय दीदी जी, सरिता दीदी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी प्रश्न दीदी आभार। हमसे पूछ सकते हैं। यदि आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो हम सरिता दीदी का नंबर बिल्कुल आप सब तक पहुंचा देंगे। आप बराबर उनको कभी भी किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। अब मैं आभार के लिए हमारी आदरणीय श्रीमती श्रुति मोहदे साकल्य दीदी को आमंत्रित करती हूँ। श्रुति दीदी। धन्यवाद प्रियंका जी, नर्मदे हर आप सभी को। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आभार के लिए बोला। तो मैं सबकी तरफ से, हम जितने भी हमारे श्रोतागण यहाँ पे उपस्थित हैं, बहुत अच्छी जानकारी सरिता जी आपने जो दी है, बहुत अच्छे से आपने सबको एक्सप्लेन किया कि छोटी छोटी चीजें कितने, कहाँ से शुरू करके हम कहाँ तक जा सकते हैं। मतलब ये ऐसी चीजें हैं कि नाम हम सबने सुने थे, पर हम उसको अप्लाई सबने नहीं किया था। बट आपकी ये जानकारी के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अब अप्लाई करेंगे, ये सब चीजों का बेनिफिट लेंगे यहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी आपका, जो आपने हमको ये जानकारी दी। और दीपा जी, आपने कैसे उसको स्मार्टली हमको ये सब चीजें करवानी है तो उसके लिए आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। और जैसे आपने बोला आप अपने वहाँ पे चलाते हैं, यहाँ पे आप खुद का एनजीओ और आप सब लोगों को हेल्प करते हैं, तो अगर हो तो हम भी अपना एक छोटा छोटा ग्रुप हर जगह बनाकर आप सबको ट्रेन कर दीजिए, और हम सब भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे सबके साथ में। तो एक हम ये चीज कर सकते हैं। और सरिता पारे जी, आपका तो आप सबको लेकर आते हैं, सबको ढूंढ के लाते हैं इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, तो सबसे ज्यादा तो आभार आपका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और प्रियंका जी, आपने बहुत अच्छे से संचालन किया और बहुत अच्छे से पूरा मैनेज किया, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार। धन्यवाद आप सभी का। नर्मदे हर। मैं एक बात बोलना चाहूंगी। जी। आज की हमारी जो गूगल मीट है, इसमें मैं सरिता जी के सोच को बोलूं या फिर यानी उनकी विचार को बोलूं या कुछ भी बोलूं, एक पॉइंट मैंने नोटिस करी है कि आपने जो आज साकले परिवार को इकट्ठा किया है उसके लिए आपको ग्रेट सैल्यूट। आज हम साकल्य की बेटियां और साकल्य की बहुएं दोनों आज हम इस मीटिंग में हैं, और पूरा का पूरा जो प्रोग्राम हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया है वो हम साकल्य लोगों ने किया है। तो सरिता दीदी आपको, जी जी, नहीं 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 ऐसा नहीं है, देखो उन्होंने भी लिंक आप ही को दिया ना, वो जो है उन्होंने आपके दिमाग पे ये चीजें डाली ना, और आपके जुबान पे सरस्वती जी, जी हाँ, और सरस्वती जी आपके जुबान पर आई तो आपने सबको ये किया। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हम साकल्य की दोनों बेटियां और साकल्य की दोनों बहुओं को जो सम्मान दिया है आज के इस प्रोग्राम में। ये मेरे ख्याल से सारी जो मीटिंग से उसका एक पॉइंट ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नर्मदे हर दीदी, नर्मदे हर। दीदी प्रिया दीदी, प्रिया जी का सरिता दीदी, अगले बार कौन सा पॉइंट ला रहे हैं? अगले बार कौन सा पॉइंट लेके आ रहे हैं? बढ़िया वाला जो हर जी सोच सोच के देखो। जी हाँ, सोच सोच के चुन चुन के पॉइंट्स लाते हैं, सारी वो बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सभी को नर्मदे हर।
बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ, थोड़ा सा माफी चाहूंगी दीदी, मैं आज वो एक्चुअली ऑफिस में सारे व्यापारियों को मेरे नंबर चले गए हैं। आज मेरे को चार्ज मिला है, पंडित शुल्क शाखा का प्रभारी बना दिया है, तो एक्चुअली मेरे सारे नंबर चले गए हैं, तो वो सबके कॉल, मुझे कॉल पे कॉल आ रहे थे, इसके कारण थोड़ा आज बहुत दिक्कत हो गई। मुझे पता था आज ही चार्ज लिया और ऐसा हो गया। हाँ, बहुत बिल्कुल सही, सही बात है, 100% सही, सही बात है दीदी, बिल्कुल सही। दूसरा चीज। नर्मदे नर्मदे हर। नर्मदे दीदी, आपका बहुत आभार। प्रियंका जी, आपका भी बहुत आभार। और सभी आदरणीय महिला, सम्मानीय महिला सदस्यों का बहुत